नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास सेकंड लेसन भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि अधिकार क्या है। अब देखो, भारतीय संविधान में जो अधिकार है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। मतलब यही नहीं कि संविधान केवल जो सरकार के जो अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका उन्हीं के बारे में जानकारी हमें इतना ही अवगत करवाता है। उसके अलावा संविधान वह दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर, मतलब संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर, मतलब सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर, क्या करता है, शक्तियों पर अंकुश रखकर सरकार की शक्तियों पे क्या लगाता है, वो अंकुश लगाता है, मतलब रोक लगाता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। देखो, संविधान क्या करता है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पे प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ऐसा तो सरकार क्या बोलेगी, अगर उसकी शक्तियों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी और तानाशाह सरकार सही तरीके से कार्य संचालित नहीं कर रही है। रखकर तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। कैसी व्यवस्था की स्थापना की जाती है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है जिससे सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जिससे, मतलब इस तरीके से क्या होगा, जिससे सभी व्यक्तियों को क्या हासिल होंगे, अधिकार प्राप्त होंगे, अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जिससे क्या है कि इससे अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में देखो जिसमें बताया गया है कि स्थापना करता है और सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार, जिसकी वजह से क्या, संविधान की वजह से अधिकार प्राप्त होते हैं। और जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मतलब भारतीय संविधान में क्या करेंगे, भारतीय संविधान, हम इसके माध्यम से क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मतलब जो हमें किससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, ये फंडामेंटल जो प्राप्त हुए हैं, इनका हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से, यानी संविधान के माध्यम से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ, किस तरीके से उल्लेखित है कि मतलब तीसरे भाग के अंदर, मतलब संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, संविधान के तीसरे भाग में। संविधान का कौन सा भाग है, संविधान का तीसरा भाग, तीसरे भाग में उल्लेखित है। कौन से भाग में, तीसरे भाग में उल्लेखित है और मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में उल्लेखित है जहां मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मतलब मौलिक अधिकारों का यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो जो हमें मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के
प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। लेकिन मौलिक अधिकार हमें प्राप्त तो है, लेकिन मौलिक अधिकारों की सीमा का भी इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों को सीमित रखा गया है। मौलिक अधिकारों सीमा का उल्लेख है। मतलब अधिकार आपको हासिल है, ठीक है, अधिकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बात भी ठीक है, लेकिन इसके लिए व्यक्तियों का कहां किस सीमा तक प्रयोग करने की छूट है। क्योंकि अधिकारों के साथ साथ व्यक्तियों को क्या प्राप्त है, कर्तव्य, और कर्तव्य पालन पहला अधिकार होता है व्यक्ति का अधिकार। तभी अधिकारों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहा है। तभी व्यक्ति के जो है अधिकारों का सुचारू रूप से सही ढंग से उनका क्या कर सकता, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब जो कुछ विस्तृत रूप में इसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर अधिकारों के बारे में, तो कुछ बातें हमारे सामने निकल के आ रही है संविधान से समझ कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहली बात है इसके अंदर कि भारतीय संविधान क्या बता रहा है, संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि ठीक है, अधिकारों का उल्लेख किया गया, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। मतलब अधिकार तो हमें प्राप्त है, लेकिन उनको सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, यानी अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब अधिकार हासिल है, अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब है उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। मतलब अधिकारों की सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। अधिकार तो संविधान ने दे दिए, लेकिन न्यायपालिका कहां तक इन अधिकारों के अंदर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, कहां तक हमारे इन अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका। ये बात भी इसमें, ये प्रश्न भी उभर के हमारे सामने आता है। और मौलिक अधिकारों तथा राज्य, मतलब मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। चौथी बात है कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहां तक अंतर है। मतलब मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहां तक इसमें अंतर बताया गया है। ठीक है, ये प्रश्न हमारे सामने उभर के सामने आ रहे हैं। इसका हम इन प्रश्नों का समाधान इस पाठ के माध्यम से हम अर्जित करेंगे। अब अधिकारों का महत्व, सबसे पहली बात है अधिकारों के महत्व के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि अधिकारों का क्या महत्व है इस पाठ के माध्यम से।
अधिकारों का महत्व। अब देखो अधिकारों का महत्व क्या सिद्ध करता है, अधिकारों का महत्व क्या है, तो हम संविधान के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। 1982 के एशियाई खेलों में पहले निर्माण कार्य के लिए यानी कुछ इतिहास से संबंधित बातों के माध्यम से हम क्या है कि इन अधिकारों की जानकारी हासिल करेंगे। तो 1982 के एशियाई खेलों में सबसे पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों को सेवाएं दी। मतलब 1982 के अंदर क्या चल रहे थे, एशियाई खेल, और उन खेलों के अंदर क्या किया गया था कि ठेकेदारों मतलब निर्माण के लिए ठेकेदारों की सहायता, किसके लिए सहायता ली गई, निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों की सहायता ली गई। ठीक है, अब क्या सहायता ली गई कि फ्लाईओवर यानी कुछ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, फ्लाईओवर स्टेडियमों का निर्माण करना था। मतलब क्या क्या कार्य करना था ठेकेदारों के माध्यम से, ठेकेदारों द्वारा फ्लाईओवर, ठीक है, और स्टेडियम का निर्माण, मतलब ठेकेदारों के माध्यम से इन चीजों का निर्माण करवाना था। ठीक है, अब ये चीजें तो तय की कर ली गई थी, लेकिन गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। अब इसमें क्या किया गया इनके माध्यम से, मतलब गरीब मिस्त्री जो गरीब हो, अब गरीब व्यक्ति क्या करेगा, पैसा कम देगा, गरीब मिस्त्री वह मजदूर की भर्ती, मतलब गरीब मिस्त्री व मजदूरों की भर्ती की जाने लगी। ठीक है, अब उनकी जो ये भर्ती जो की जाने लगी, उस भर्ती में क्या, ताकि मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया था। मजदूरों से किस तरीके से, मजदूरों से कामकाज दयनीय दशा में लिया गया। अब मजदूरों से कामकाज दयनीय दशा में, अब गरीब व्यक्ति है तो उन व्यक्तियों से कम पैसों के अंदर ही क्या करवाया जा रहा था, कार्य करवाया जा रहा था। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, मतलब वो क्या करने लग गया कि कम पैसों के अंदर ही अपनी सहमति जाहिर कर देता है, उसने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अब इनके द्वारा मजदूरों के द्वारा जो दयनीय दशा में काम लिया गया था, उसमें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। अब इनका फायदा उठाया जा रहा था, इनका शोषण किया जा रहा था। कैसे शोषण किया जाता है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही थी। मतलब जो मजदूरी तय होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उस मजदूरी से भी कम मजदूरी इनको दी जा रही थी, और उससे यानी इन मजदूरों से काम करवाया जाता था, कम मजदूरी के अंदर ही इनसे काम करवाया जा रहा था। और अब फिर बाद में क्या होता है कि आगे चलके कि समाज के वैज्ञानिकों की एक टीम, जब ऐसी स्थितियां हो रही थी तो लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो एक समाज के वैज्ञानिकों की टीम वहां जाती है, वहां औचक निरीक्षण इनके द्वारा किया जाता है, और इस निरीक्षण के दौरान उनको कुछ खामियां नजर आती, और वो खामियां जो नजर आई थी उन्होंने उनका अध्ययन करके, मतलब वैज्ञानिकों की टीम ने समाज वैज्ञानिक कैसे थे ये, समाज वैज्ञानिकों ने
अध्ययन किया मजदूरों की मजदूरी का, इसका अध्ययन किया कि उनको क्या मजदूरी दी जा रही थी, किस तरीके से उनको काम के अंदर लिया जा रहा था। इस चीज का अध्ययन किनके द्वारा किया जाता है? समाज वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन करने के पश्चात एक याचिका दायर की गई। इनके द्वारा एक याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। और ये मसला क्या था? कम मजदूरी देना, यानी याचिका दायर की किसमें? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मजदूरों के लिए, मजदूरों के पक्ष के लिए इन्होंने एक याचिका दायर की और उस याचिका के अंदर की दलील दी गई, यानी किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा दलील दी गई थी कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरों जैसा है। मतलब न्यूनतम मजदूरी से कम देना क्या है? बेकार या बंधुआ मजदूरी है। मतलब न्यूनतम मजदूरी से कम देना बेकार या बंधुआ मजदूरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब श्रेणी के अंतर्गत आता है तो नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन। मतलब ये किस श्रेणी के उल्लंघन का है? कौन से अधिकार के अंदर जा रहा है? कि नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार, नागरिकों को प्राप्त अधिकार, नागरिकों को प्राप्त अधिकार शोषण के विरुद्ध उल्लंघन से संबंधित है। मतलब नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध उल्लंघन के अधिकार से संबंधित मामला था। मतलब इसके माध्यम से क्या कहने का मतलब ये है कि वहां व्यक्तियों का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। मतलब वो तय मजदूरी से भी कम मजदूरी देना एक शोषण वाली बात थी। ठीक है, अब न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। मतलब न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया। क्या दिया? न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि, क्या निर्देश दिया? कि मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। मतलब मजदूरों को जो तय मजदूरी है वो तय मजदूरी उनको हासिल होनी चाहिए, तभी इसको क्या माना जा सकता है? तभी मजदूरों का संरक्षण माना जाएगा। अब अधिकारों का घोषणा पत्र, नेक्स्ट बिंदु हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या है अधिकारों का घोषणा पत्र? देखो, अधिकारों का घोषणा पत्र अधिकारों का घोषणा पत्र। अब उसमें क्या बातें उल्लेखित की गई है अधिकारों के घोषणा पत्र के अंतर्गत? कि कौन कौन सी बातों को इसके अंदर संकलित किया गया है? और देखो, अधिकारों के घोषणा पत्र के अंतर्गत ये बात बताई गई है
कि अधिकारों और उन्हें लागू करने, मतलब अधिकार है और उन्हें क्या करना है, लागू करने, मतलब लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। अधिकारों को लागू किए जाने के महत्व का पता चलता है। अगर अधिकारों को लागू किए जाने के महत्व का क्या चलता है, पता चलता है, इस चीज की जानकारी हमें हासिल होती है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अधिकांश संविधानों में, मतलब क्या किया गया, अधिकांश संविधानों में है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, ऐसे कर लो, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, देखो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश है उन देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। देखो अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में क्या किया जाता है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके अधिकारों को पहले से ही संविधान के अंदर संजोया जाता है। पहले से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार समाहित कर दिए जाते हैं, सूचीबद्ध कर दिया जाता है। और सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है तथा यह सुनिश्चित कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, मतलब पता ये सुनिश्चित होना चाहिए, पहले से तय होना चाहिए कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हासिल है। अब जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि मुझे ये अधिकार हासिल है, तभी वो क्या कर पाएगा कि अपने खुद के मतलब अपनी नागरिकता का वो अनुभव करते हुए अपनी खुद की रक्षा कर सकता है अगर उसका शोषण हो रहा हो। और सरकार सदैव मान्यता देगी, क्या मान्यता देगी, सरकार सदैव मान्यता देगी संरक्षित अधिकारों को, ऐसी सूची को अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं। सरकार मान्यता देती है यह संरक्षित अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाता है, सरकार मान्यता देती है, ये संरक्षित अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से ये जाना जाता है। वो नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। मतलब कोई अधिकार, कोई नागरिक अगर किसी दूसरे अन्य नागरिक के अधिकारों के खिलाफ अगर कार्य कर रहा है
तो उस अधिकारों को यानी उस व्यक्ति को वैसा कार्य करने के विरुद्ध भी क्या है कार्यवाही करता है, उसको रोकता है और उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, मतलब रोकता है और उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित भी करता है। उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करता है, मतलब उल्लंघन हो जाने पर क्या करता है उपचार सुनिश्चित भी करता है। उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, अब संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता, मतलब ये प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि संविधान क्या करता है कि नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, और नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है, मतलब किस तरीके से सुनिश्चित कर रहा है कि किसी व्यक्ति या किसी ऐसे संगठन के माध्यम से, निजी संगठन के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा हो हनन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो सुरक्षा कहां से लेगा, सरकार के पास में याचिका दायर करके सरकार को इस बात के लिए संज्ञान में लाके और अपने अधिकारों की अपनी खुद की रक्षा करता है, और सरकार उसे क्या करती है सुरक्षा मुहैया भी करवाती है। ठीक है, अब अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो सरकार व्यक्ति के अधिकारों को क्या कर सकती है, सरकार का ये प्रतिबद्ध होता है, सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। सरकार क्या होती है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध भी होती है, सरकार उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, प्रतिबद्ध का मतलब उत्तरदायी होती है। और इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या करते हैं अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अपने कार्यों का संपादन कर रही है और उस संपादन की स्थिति के अंदर अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस समय सुरक्षा प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। सरकार ये निश्चित करती है कि उस व्यक्ति को क्या नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसका होता है, सरकार का होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के जो अधिकार और अधिकारों का घोषणा पत्र ये है कि सरकार का क्या उत्तरदायित्व है और न्यायालय की क्या जिम्मेदारी है और कौन कौन से उसको अधिकार हासिल है, ये सब बातें हमारे द्वारा अध्ययन की गई। नेक्स्ट हमारा बिंदु है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।